So now we are going to start our Vedic culture, second topic of our ancient history. तो हमारा वैदिक पीरियड जो स्टार्ट होता है वो होता है 1500 BC से 600 BC के बीच में. ये जो पीरियड है हमारा वैदिक पीरियड कहलाता है. वैदिक पीरियड जो हमारा स्टार्ट होता है, यहाँ पे हम जो स्टार्टिंग करते हैं वो हम ओरिजिन होम ऑफ आर्यन से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, ये बहुत डिबेटेबल टॉपिक है. बहुत राइटर्स ने बहुत कुछ कहा कि आर्यंस कहाँ से आए, कैसे आए. तो जो मोस्ट सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड थ्योरी है वो है मैक्स वेब मूलर की स्टोरी. मैक्स मूलर ने ये कहा कि जो आर्यंस थे उनका ओरिजिन सेंट्रल एशिया से था. ओके, बाकी मैं आपको बता देती हूँ. दयानंद सरस्वती ने कहा कि वो तिब्बत से आए. सर विलियम जॉन्स ने कहा वो यूरोप से आए. बाल गंगाधर तिलक ने कहा वो नॉर्थ पोल से आए. लेकिन जो सबसे ज़्यादा बिलीवेबल थ्योरी है, मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है, वो है सेंट्रल एशिया से. तो अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है कि आर्यन, तो जो हम आंसर मार्क करेंगे प्रीलिम्स में वो हम मार्क करेंगे मैक्स मूलर की थ्योरी, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड है. अगर आपका मेंस में क्वेश्चन आता है, मैं आपको ना ये प्री मेंस अभी इसलिए थोड़ा पढ़ाते पढ़ाते साथ के साथ समझाते हुए चलती हूँ कि आपको समझ में आ जाए कि मतलब कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है. जो फर्स्ट टाइम प्रिपेयर कर रहे हैं ना, कि जैसे मैंने लास्ट ईयर के क्वेश्चन एनालाइज करके तब ये नोट्स बनाए हैं, तो आपको पता चलता रहे क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है और कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं. तो अगर मेंस में ये क्वेश्चन आता है कि आप इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये बहुत मतलब एक्सेप्टेड क्यों है ये इतनी थ्योरी, तो इसका भी मैं आपको रीज़न देती हूँ. एक हमारा इंस्क्रिप्शन था जिसका नाम था बोगा ज़काई इंस्क्रिप्शन. ठीक है, ये तो अब प्री से भी इम्पॉर्टेंट हो गया क्योंकि अब प्रीलिम्स में कुछ भी आ सकता है. तो बोगा ज़काई जो इंस्क्रिप्शन था उसने हमारे 4 गॉड्स को मेंशन किया था जो हमारे वेदास में भी मेंशन है. इंद्रा, वरुणा, मित्रा एंड नस्तस्या गॉड हमारे. तो इसमें क्या था, ये चीज़ प्रूव करती है कि जो हमारी सेंट्रल एशियन की थ्योरी है वो होमलैंड था इनका, आर्यंस का, क्योंकि आर्यंस इन्हीं गॉड को अपने प्रेयर्स में लेते थे. तो ये गॉड्स जो है हमारे इसमें मेंशन है हमारे वेदास में. तो आर्यंस वहाँ से आए, ये चीज़ प्रूव करती है, तो ये आप मेंशन कर सकते हैं. अब हम आते हैं अपनी वैदिक लिटरेचर पे. हमारे वैदिक लिटरेचर में क्या क्या इंक्लूडेड है. हमारे वैदिक लिटरेचर में 4 चीज़ें इंक्लूडेड हैं. हमारे वेदास, जिनको हम संहिताज भी कहते हैं, तो कंफ्यूज मत होना. प्री में अगर आए संहिताज नाम तो वेदास संहिताज आप दोनों लेके चलना. नेक्स्ट है द ब्राह्मणास, नेक्स्ट है आर्यांकास एंड देन उपनिषद्स. ये 4 चीज़ें जो हमारी वैदिक लिटरेचर में आती है. वेदास को हम श्रुतिज भी कहते हैं. श्रुतिज मीन्स जिन चीज़ों को हम सुन के सीखते हैं. तो वेदास में आपको पता है हाइम्स, हमारे जो मंत्र जो हवन पूजा में यूज़ होते हैं, तो हम वेदास को श्रुतिज भी कहते हैं. ठीक है, जो वेदास थे उनको हम कहते हैं कि वो आपुरुष हैं. आपुरुष का मतलब कि जो नॉर्मल लोगों ने क्रिएट नहीं किए हैं, जो भगवान से क्रिएटेड हुए हैं. तो ऑलरेडी मतलब हम ये मानते हैं कि जो हमारे वेदास हैं वो ऑलरेडी गॉड ने क्रिएट करे, इसलिए हम उनको ज़्यादा ऑथेंटिक और ज़्यादा अच्छे से मानते हैं हम उन वेदास को. तो हमारे 4 वेद हैं जो है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद. ये हमारे 4 वेद हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है. जो फर्स्ट 3 वेद हैं उनको हम कहते हैं वेदात्राय. ठीक है, ये याद रखना, प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है. जो फर्स्ट 3 वेद हैं उनको हम कहते हैं वेदात्राय, जो ट्रायो ऑफ वेदास होता है. अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे कि ऋग्वेदा में क्या क्या था, क्योंकि प्रीलिम्स में यही क्वेश्चंस बनते हैं. तो इनको प्लीज़ अच्छे से आप याद रखना. नोट्स आपको मैं ये जो मैंने लिख रखे हैं नोट्स, ये इंस्टा पे अवेलेबल होंगे. ऋग्वेदा वाज कंपोज्ड वाइल द आर्यंस वर स्टिल इन पंजाब. जब आर्यंस पंजाब के एरिया में थे, सिंध के एरिया में थे, तब नेक्स्ट जो इस चीज़ में इंपॉर्टेंट आता है कि ऋग्वेद था. ये क्वेश्चन रिपीटेडली आया है उसमें यूपीएससी में और बाकी गवर्नमेंट जॉब्स में भी, कि मतलब गायत्री मंत्र कौन से वेद से रिलेटेड है. तो ऋग्वेद से रिलेटेड है. जो गायत्री मंत्र है वो हमारा ऋग्वेद में मेंशन है. ठीक है, तो कलेक्शन ऑफ लिरिक्स, ओल्डेस्ट टेक्स्ट इन द वर्ल्ड, इज ऑल्सो नोन एज द फर्स्ट टेस्टामेंट ऑफ मैनकाइंड. सबसे ओल्डेस्ट जो हमारा कलेक्शन है टेक्स्ट बुक्स का, उसमें क्या आता है, ऋग्वेद. ऋग्वेद क्यों आता है, क्योंकि आपको पता है कल हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा. तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो किताबें हैं पिक्टोग्राफिक थी, वो अभी तक हम पढ़ नहीं पाए हैं उनको. तो जो सबसे पहला टेक्स्ट पढ़ा गया, डेसिफर किया गया ओल्डेस्ट, वो है हमारा ऋग्वेद. तो ये भी आप याद रखना. ठीक है, और क्या कहते हैं फिर इसमें क्या इंक्लूडेड है, 1028 हाइम्स. हाइम्स मीन्स जो हम हवन करते टाइम मंत्र वगैरह पढ़ते हैं. और क्या कहते हैं, इसके 10,850 वर्सेज है जो डिवाइड कर रखे हैं 10 मंडल्स में. अभी आप सब कुछ सुन लीजिए, फिर आप नोट्स को नोट डाउन कर लेना बाद में.
हाइम्स ऑफ ऋग्वेदा वर रिसाइटेड बाय होत्री। ये भी क्वेश्चन आता है कि कौन ऋग्वेदा को रिसाइट करता है। जो ऋग्वेदा को रिसाइट करते थे उनको क्या कहते थे? होत्री। 10th मंडला कंटेन्स द फेमस, देखो वो जो फेमस मंडलास थे तो वो मैंने मेंशन कर रखा है जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। तो 10th मंडला था वो कंटेन करता था पुरुष शाकुता एक्सप्लेन्स वर्णास, ठीक है। वो ये क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया 10th मंडला, क्योंकि इसने हमारी क्लासेस को डिवाइड किया। हमारी क्लासेस मीन्स कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय है, कौन वैश्य है, कौन शूद्र है। तो ये जो पुरुष शकुता था इसमें क्या था, हमारे 4 पार्ट्स में डिवाइडेड थे हमारी क्लासेस, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रा। लेकिन इस टाइम पे जो हमारी क्लासेस डिवाइडेड थी ना वो हमारे प्रोफेशन पे डिफाइंड थी। मतलब जैसे अभी हमने कर रखा है ना कि ये तो सफाई करने वाले हैं, ये जो भी डिवाइडेड थी प्रोफेशन पे, ना कि इस चीज़ पे बाय बर्थ नहीं था। अब जैसे हमने बाय बर्थ कर रखा है कि अगर ये लोग गुजर फैमिली से आ रहे हैं तो आप मतलब क्षत्रियाज में आओगे, अगर आप राजा की फैमिली से आ रहे हो तो मतलब आप फिर राजा ही रहोगे। नहीं, उस टाइम पे ऐसा नहीं था। ये सिर्फ मैंने एग्जांपल्स दिए हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कुछ बैड पॉइंट्स बता रही हूँ, ये सिर्फ जस्ट एग्जांपल्स हैं। इसमें उस टाइम पे क्या था कि जो आपका प्रोफेशन है वो आपकी क्लास है, चाहे आप किसी भी क्लास से बिलोंग करते हो। अगर राजा का बेटा लड़ाई में जा रहा है तो वो क्षत्रिय में होगा, अगर राजा का बेटा सफाई का काम पसंद कर रहा है तो वो शूद्रज में होगा। इस तरीके से क्लासेस डिवाइड थी, तो वर्क के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आता है हमारा सामवेद। सामवेद हमारा कहलाता है बुक ऑफ चैंट्स। बुक ऑफ चैंट्स मीन्स जिसमें वो मंत्र बताए गए, जैसे बुक मतलब जो मंत्र हम पढ़ते हैं, जैसे ओम हो गया, तो इसलिए हम इसको बुक ऑफ चैंट्स कहते हैं। इसमें 1549 वर्सेस थे, ऑल वर्सेस एक्सक्लूडिंग 75 इसमें जो थे वो हमने ऋग्वेद से बोरो किए थे। ऋग्वेद से हमने 75 सामवेद में कर लिए थे। और इसमें जो हाइम्स रिसाइट होती थी वो कौन करता था? उद्गत्री। उसमें कौन करता था? होत्री। और इसमें कौन करता है? उद्गत्री। ये वाले क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इस बार का प्रीलिम्स बहुत डीप में था, तो ये आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। ये इंडियन म्यूजिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंस देता है, इंडियन म्यूजिक में इंपॉर्टेंस होल्ड करता है। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि इंडियन म्यूजिक से रिलेटेड कौन सा वेद है? वो सामवेद है। मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ क्वेश्चंस के। ये क्वेश्चंस क्योंकि आए हुए हैं प्रीलिम्स में रिपीटेडली, इसलिए मैं इनको इंपॉर्टेंस मार्क करके चल रही हूँ। नेक्स्ट आपका आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद को हम कहते हैं सेक्रीफिशियल बुक। सेक्रीफिशियल बुक क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें ना सेक्रीफाइसेस के बारे में लिखा होता है। आपने पढ़ा होगा रामायण वगैरह में भी कि हॉर्सेस को छोड़ा जाता था, या फिर हॉर्सेस या फिर जैसे बकरे की बलि दी जाती है। ये जो सारी सेक्रीफाइसेस होती हैं ये सब यजुर्वेद में आपके मेंशन थी। इसकी जो हाइम्स होती है वो रिसाइड करते हैं अध्वर्युज। अध्वर्युज जो है वो इसकी हाइम्स रिसाइड करते हैं। ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है, कृष्णा यजुर्वेद, शुक्ला यजुर्वेद। जो यजुर्वेद है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, कृष्णा यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। नेक्स्ट आपका आता है अथर्ववेद। ये इसमें क्या है? बुक ऑफ मैजिकल फार्मूला। बुक ऑफ मैजिकल फार्मूला मीन्स जैसे जिसको हम आज के टाइम में कह देते हैं कि ये टोने टोकटे, या तो ये जो मतलब टोने टोकटे या फिर आप जो भी इसको लगा लो, जो भी जादू वादू वाली चीज़ें वो इसमें मेंशन थी अथर्ववेद में। ये चार्म्स एंड स्पेल्स जो मैंने आपको बताया कि मतलब बीमारियों को काटने के लिए ऐसा कर लो, अपने ऊपर से 4 नींबू उतार लो, ये सब चीज़ें इसमें दे रखी थी। फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम इट वॉज नॉट इंक्लूडेड इन कैटेगरी ऑफ वेदास। यस, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मैंने आपको बताया था त्रियोरत्ना कहते थे हमें, तो हमारे फर्स्ट 3 तो शुरू से ही है, लेकिन ये वाला बहुत दिन तक काउंट नहीं हुआ था वेदास में, बाद में ये काउंट हुआ था। तो सबसे बाद में जो, या फिर अगर क्वेश्चन आए कि सबसे नया वाला जो मतलब लेटेस्ट हमने वेदास में इंक्लूड किया, तो वो था आपका अथर्ववेद, ठीक है। नेक्स्ट हम इसमें पढ़ेंगे, ये मैंने आपको वेदास बता दिए कि क्या 4 वेदास है, जो इंपॉर्टेंस थी वो मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट हम आते हैं ब्रह्मनास क्या होते हैं, ठीक है। ब्रह्मनास क्या थे? ब्रह्मनास कुछ नहीं था, ये जो आपके 4 वेदास है ना, इनको डिटेल में, जैसे सेक्रीफाइस आपके लिखे हुए हैं अथर्ववेद में सपोज, तो उन सेक्रीफाइस को डिटेल में मतलब करना कैसे है, हाइम्स अगर उसमें लिखे हुए हैं तो उन मंत्र को पढ़ना कैसे है, या फिर वो आपको कितने हेल्पफुल होंगे अगर आप उस तरीके से करेंगे। जैसे अब सपोज लिखा हुआ है कि हवन करवाना इंपॉर्टेंट है, अब हम क्या देखते हैं सबसे पहले हवन के बाद कि डेट्स कौन सी इंपॉर्टेंट है, कौन सा डे अच्छा रहेगा हवन करवाने के लिए। तो वो चीज़ें जो डिटेल में दी गई वो इसमें ब्राह्मणास में दी गई आपके, ठीक है। इसमें जो वेदास की हाइम्स थी
प्रोज और रिचुअल्स थे उनको डिटेल में सारा आपको इलेबोरेटली एक्सप्लेन किया गया। नेक्स्ट आपके आते हैं आर्यांकास। आर्यांकास का मतलब क्या होता है? फॉरेस्ट। ठीक है, फॉरेस्ट टेक्स्ट बिकॉज दे वर रिटन मेनली फॉर द हर्मिट्स, द स्टूडेंट्स लिविंग इन जंगल। मतलब ये मेनली उनके लिए बने थे जिनको हम जंगली पीपल कह देते हैं, जो जंगल में रहते थे, उनके लिए ये सब जो था। कंक्लूडिंग पोर्शंस ऑफ ब्राह्मणास, तो जो हमारा ब्राह्मणास था ना, उसका एंड पार्ट जो था वो थे हमारे आर्यांकास, जो जंगल में रहते हैं, जो उनके लिए बेसिकली वो टेक्स्ट इम्पॉर्टेंट था। ये हमारा कंक्लूडिंग पोर्शन था, कंक्लूड करने के लिए ब्राह्मणास को। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं हमारा उपनिषद। राइट, उपनिषद क्या थे? हमारे फिलोसफिकल टेक्स्ट। फिलोसफिकल टेक्स्ट मीन जिसमें जैसे हमें इसको हम वेदांता भी कहते थे, ये हमारे वेदास के एंड में आते थे। इसमें फ़िलॉसफी ज़्यादा लिखी हुई थी, जैसे स्टोरीज़, ये सब चीज़ें। हमारे 18 उपनिषद हैं, 18। और क्या कहते हैं, जो सबसे ओल्डेस्ट उपनिषद है वो है बृहदारण्यका। बृहदारण्यका तो हमारा ये जो था हमारा ओल्डेस्ट उपनिषद था। नेक्स्ट हम आते हैं लिटरेचर ऑफ वैदिक ट्रेडिशन। जो हमारा वैदिक ट्रेडिशन था उसके मेन हमारे 2 लिटरेचर हैं, रामायण और महाभारत। रामायण जो था हमारा सबसे ओल्डेस्ट टेक्स्ट था, महाभारत हमारा सबसे लॉन्गेस्ट टेक्स्ट है। सो ये क्वेश्चन आता है कि लॉन्गेस्ट कौन सा है और क्या कहते हैं ओल्डेस्ट कौन सा है। तो जो हमारा रामायण था वो हमारा सबसे ओल्डेस्ट एपिक है, जो वाल्मीकि जी ने लिखा। उसको हम आदि काव्य भी कहते हैं। आदि काव्य का मतलब होता है ओल्डेस्ट। नेक्स्ट ये स्टैटिक पार्ट है, जो स्टैटिक पार्ट क्वेश्चंस में आता है। ये कंसिस्ट करता है 24,000 इसमें श्लोक्स हैं। ओरिजिनली इसमें 6,000 थे, बाद में फिर इसमें 12,000 ऐड हुए, फिर नेक्स्ट इसमें 24,000 हो गए। तो टोटल अभी जो हमारे हैं वो हैं 24,000। तो इनको हम कांड्स भी कहते हैं, जो आप पढ़ते हो सुंदर कांड ये वो, तो वो होते हैं हमारे कांड। दैट इज सेक्शन जो इम्पॉर्टेंट है वो है फर्स्ट एंड सेवेंथ कांड जो है वो हमारा लेटेस्टली, मतलब सबसे लेटेस्ट जो हमारे ऐड हुए हैं रामायण में, वो है फर्स्ट एंड सेवेंथ। नेक्स्ट है हमारा महाभारत ये कंसिस्ट करता है 1 लाख श्लोकास। ओरिजिनली इसमें सिर्फ 8,800 थे, जिसको हम जय संहिता कहते थे। लेटर इसमें 24,000 इंक्लूड हुए, जिसे हम चतुर्विंशति संहिता, भारता इन 18 परवानास हम इसे ये बोलते हैं। तो ये हमारा इम्पॉर्टेंट हो गया था। शंकी परवाना, लार्जेस्ट परवाना हमारा है शंकी परवाना। तो ये आपके स्टैटिक पार्ट के क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट हम आते हैं कि पुरानास क्या होते हैं। पुरानास मीन्स ओल्ड मीन्स जो पुराना हो। तो हमारे 18 फेमस पुरानास है, तो इनको हम पुरान्स भी कहते हैं लोकल लैंग्वेज में। तो जो हमारे ये 18 फेमस पुराण है, जिसमें से मत्स्य पुराण सबसे ओल्डेस्ट है। आपने शायद सुना भी होगा, स्टोरीज पढ़ी होंगी स्कूल में। मत्स्य पुराण में आपको पता है कि, मैं आपको ऊपर से बता देती हूँ, मुझे भी एग्जैक्ट नाम याद नहीं है। एक आदमी था, विष्णु भगवान ने मत्स्य का रूप लिया था इस देश को मतलब इसको दोबारा से बचाने के लिए, ताकि सब चीज़ें बच जाएं। उनने उस आदमी से बोला था कि आप क्या कहते हैं, एक बोट बनाना, बोट में हर किसी का जोड़ा रखना, जो जितने भी एनिमल्स हैं, और फिर क्या कहते हैं, मैं आपको मिलूँगा समुद्र के किनारे और आपकी बोट चली जाएगी जिस टाइम पे धरती का अंत होने वाला था। तो ये थी आपकी मत्स्य पुराण। तो ये सबसे ओल्डेस्ट थी। बाकी जो इम्पोर्टेंट पुराण है वो हैं भगवत, द विष्णु, द वायु और ब्रह्मनंदा, ये आपके इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे आते हैं उपवेदा। उपवेदा में क्या हमारा इंक्लूड होता है? उपवेदा में हमारा आता है आयुर्वेदा तो आपका ऋग्वेद में आता है, आयुर्वेदा आपका ऋग्वेद में इंक्लूड है। नेक्स्ट है गंधर्व वेदा, जिसमें म्यूजिक है, जो म्यूजिक से रिलेटेड है वो आपका सामवेद में आता है। धनुर्वेद जो आर्करी से इंक्लूड है वो आपका यजुर्वेद में आता है। शिपवेदा या फिर अर्थ वो आपका अथर्ववेदा में आता है। इसमें क्या है, साइंस ऑफ क्राफ्ट और ये सब वेल्थ वगैरह की नॉलेज इसमें दे रखी है। तो शिपवेदा जो है वो आपका अथर्ववेद में आता है। नेक्स्ट हम आते हैं आप वैदिक कल्चर के ऊपर। जैसे मैंने आपको बताया था, वैदिक कल्चर आपका 2 पार्ट में डिवाइडेड है, अर्ली वैदिक कल्चर एंड लेटर वैदिक कल्चर। तो क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियोस ना मैं इसलिए नहीं बनाऊंगी क्योंकि बोर भी हो जाते हो, और फिर आपको ना ये पढ़ने के बाद अगर आपको लगता है हेल्पफुल है तो आप इंस्टाग्राम से नोट्स भी नोट डाउन करोगे। तो आज हम अर्ली फेज़ पढ़ेंगे, लेटर फेज़ हम बाद में पढ़ेंगे कल। तो आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारा अर्ली फेज़ है। ऋग्वेदिक को हम अर्ली फेज़ कहते हैं, जो 1500 BC से 1000 BC तक था। मैंने आपको टोटल वैदिक का टाइम बताया
1500 BC से स्टार्ट था 600 BC तक। तो जो 1500 BC से 1000 BC तक था वो हमारा अर्ली वैदिक फेज था। ठीक है, लेटर वैदिक पीरियड हमारा 1000 BC से 600 BC तक था। जो अर्ली वैदिक पीरियड था, ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज फॉर दिस पीरियड, मतलब इस पीरियड के जो ओनली सोर्स थे वो था हमारा ऋग्वेद। ऋग्वेदिक पीपल हु कॉल देमसेल्व्स आर्यन, जो ऋग्वेदिक पीपल थे वो अपने आप को आर्यंस बताते थे। इसीलिए मैंने आपको उस टाइम बताया आर्यंस का ओरिजिन कहाँ से हुआ, वो इस पॉइंट से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। वर कन्फर्म्ड इन एरिया, जो कन्फर्म्ड एरिया में थे सप्त सिंधु, पंजाब एरिया में मैंने आपको बताया था वो पंजाब एरिया में कन्फाइन थे। तो सप्त सिंधु जो होता है, सप्त सिंधु हम उसे इसलिए कहते हैं क्योंकि वो 7 रिवर्स से बना हुआ है, 7 रिवर्स। तो वो 7 रिवर्स कौन सी होती है? सरस्वती, एक सिंधु रिवर, एक सरस्वती रिवर, और सरस्वती रिवर की 5 ट्रिब्यूटरीज झेलम, वतस्ता, चेनाब, असिकानी, ब्यास, विपस, रवि, पुरुषनी, सतलुज एंड सतुद्री, ये 7 उनसे बना था। ठीक है, फॉर्म ऑफ, इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, ये सब सिंधु वाली चीज़ होगी। पॉलिटी कैसी थी हमारी अर्ली वैदिक पीरियड में? देखो, जो हमारा अर्ली वैदिक पीरियड था ना, वो हमारा गोल्डन पीरियड था। आप उसे ना गोल्डन पीरियड कह सकते हैं क्योंकि उस टाइम पे जो क्लास डिवीज़न था वो मैंने आपको बताया वर्क के अकॉर्डिंग था। वो आपके अपीयरेंस या आपकी जाति जो थी वो आपके बर्थ पे नहीं थी, तो इसलिए वो गोल्डन पीरियड था। वहाँ वुमेन्स की बड़ी रिस्पेक्ट थी। तो वहाँ पे पॉलिटी कैसी थी? पॉलिटी देखो मैं आपको बताती हूँ, ये क्वेश्चंस आते हैं, स्टैटिक पार्ट है, अभी आप सुन लो फिर नोट डाउन कर लेना नोट्स को देखकर। देखो इसमें ना यूनिट्स बना रखे थे, यूनिट के हेड कौन होते हैं। जैसे अभी हमारी होती है पंचायत होती है, ब्लॉक होती है, ठीक है, विलेज में पंचायत होती है, स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल में सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। ऐसे उस टाइम पे भी था। तो कुला कहते थे फैमिली को, फैमिली को उस टाइम पे क्या कहते थे? कुला। तो उसका जो हेड होता था वो होता था कुलापा। जैसे अब हमारी फैमिली के हेड हमारी मदर्स होती हैं, तो जो हेड होता है फैमिली का उसको कुलापा कहते थे। विलेज को कहते थे ग्रामा, जो आप समझ जाओगे आज भी ऐसा ये नॉर्मल लोकली वर्ड यूज हो जाता है, ग्राम। ठीक है, तो ग्रामा विलेज को कहते थे, उसका जो हेड होता था वो होती थी ग्रामनी। द क्लैन, क्लैन को विस कहते थे, उसका हेड होता था विस्पति। लोग जो पीपल थे उनको हम कहते थे जना। जना का मतलब लोगों का जो हेड होता था, मतलब जैसे आप लगा लो कि अभी हमारे दादा 3 भाई हैं, तो सबसे बड़े वाले जो परदादा होंगे या फिर जो वो हेड होंगे, चाहे हम लोग अलग अलग कितना हो जाए ऐसे, तो लोगों को जना कहा जाता। गोपा या गोपति उनका हेड होता था। कंट्री को कहते थे राष्ट्र। ठीक है, कंट्री को राष्ट्र कहते थे, तो वहाँ का हेड तो ऑब्वियस सी बात है राजा ही होगा, तो वहाँ का हेड होता था राजन। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैसी थी? पैट्रियार्कल थी, कि राजा जो था मतलब राजा का बेटा फिर राजा की सीट ले सकता था, लेकिन ये ना कोई बाउंडेशन नहीं थी कि राजा का बेटा राजा ही बने। अगर वो छोड़ के जाना चाहता तो वो चला जाता। जैसे आपने देखा था जैनिज़्म बुद्धिज़्म जब वहाँ आगे पढ़ेंगे तो सिद्धार्थ जो थे उनको नहीं बनना था राजा, वो छोड़ के चले गए थे सब कुछ, बाद में वो आपके बुद्ध बने। तो सेम यही था कि मतलब ऐसे वो राजा का बेटा राजा बन सकता था, लेकिन अगर नहीं बनना चाहते तो कोई ऐसा नहीं था कि नहीं आपको बनना ही है। राष्ट्र जो था किंग से रूल होता था, मैंने आपको बताया। ठीक है, फिर क्या था? प्रोहिता, डोमेस्टिक प्रीस्ट। देखो हर डोमेस्टिक जो प्रीस्ट थे उनकी फर्स्ट रैंकिंग ऑफिशियल होती थी, जो पंडित या ये होते थे उनको फर्स्ट रैंक पे रखा जाता था। अदर रॉयल ऑफिशियल्स वर सेनानी, आर्मी चीफ, ग्रामनी, हेड ऑफ विलेज। जो दूसरे लोग जो हेड में आते थे वो ये लोग आते थे। ठीक है, तो ये आपका था। अब इसके बाद मैं आपको बताती हूँ सोसाइटी कैसी थी उस टाइम पे। आपको पता है सोसाइटी 4 चीज़ों में डिवाइडेड थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रास। तो जो ब्राह्मण थे उसमें इंक्लूड होते थे टीचर, प्रीस्ट, क्योंकि ब्राह्मण में ऐसा नहीं था कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण बनेगा, कि जो आपका प्रोफेशन था वो आप थे। तो जो टीचर था या फिर जो पुजारी था वो ब्राह्मण वाली कैटेगरी में आता था। जो रूलर्स थे एडमिनिस्ट्रेशन से थे वो क्षत्रियाज में आते थे। जो फार्मर थे, जो मर्चेंट्स थे या बैंक में काम करते थे वो वैश्याज में आते थे। जो लेबरर क्लास थी, आर्टिशन जो ये माला वगैरह ये सब बनाते थे वो शूद्राज में आते थे। ऑक्यूपेशन वर नॉट सपोज टू बी हेरिडिटरी, जो मैंने आपको बताया कि ऐसा नहीं था कि राजा का बेटा ज़बरदस्ती राजा ही बनेगा, या फिर क्या कहते हैं जो रूलर है मतलब जैसे जो क्षत्रिय हैं उनका वो क्षत्रिय क्लैन ही चलेगा जैसे अब चलता आ रहा है। तो उस टाइम पे ऐसा नहीं था। वुमेन्स की कंडीशन अच्छी थी, विडो रीमैरी कर सकती थी, वैसे आज भी ऐसा हो जाता है, विडो रीमैरिज कर सकती थी जैसे अपने देवर से। अगर उसका हस्बैंड मर जाता था तो उसको हम कहते थे नियोगा। ठीक है, मतलब इसमें क्या होता था, विडो की रीमैरिज हो जाती थी। फादर्स प्रॉपर्टी इनहेरिटेड बाय सन, फादर की जो प्रॉपर्टी थी वो बेटे को मिलती थी। टीचर्स होम वॉज द, टीचर का घर था वही स्कूल था जहाँ वो
पर्टिकुलर यही पढ़ाते थे, सेक्रेड टेक्स्ट जो आपके वेदास हैं, और तो उस टाइम पे बुक्स ऐसे नहीं चलती थी, हिस्ट्री और ये सब, तो ये सब। और उस टाइम पे जो डाइटरी प्रोडक्ट्स थे वो यही थे। ये क्वेश्चन भी आया है प्रीलिम्स में, इस बार नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन मैंने देखा था जब क्वेश्चन एनालाइज किए थे कि उस टाइम पे डाइटरी प्रोडक्ट्स क्या थे। तो आप किसी भी पॉइंट को ना ऐसे मत लेके चलना कि ये ऐसे ही है, इसीलिए मैंने सब नोट्स में मेंशन किया है क्या चीज़ कब इम्पॉर्टेंट हो जाए। इस बार के प्रीलिम्स के बाद आप कुछ नहीं कह सकते। तो ज़्यादा वो घी और मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स पे उनकी जो डाइटरी थी वो इस पे थी। ग्रेन कुक्ड, बल्कि ये वाला क्वेश्चन भी आया था कि सबसे इम्पॉर्टेंट मिल्क डिश क्या थी उस टाइम पे, शीरा। ठीक है, तो ये भी मैंने मेंशन कर दिया इसमें। काउ इज़ ऑलरेडी डीम्ड, काउ हमेशा से ही आज भी पूजनीय है, तब भी पूजनीय थी, तो उसे अघन्य कहते थे कि उसको मारना नहीं चाहिए। और अगर कोई उसे मार देता था या फिर कुछ जैसे अब मॉब लिंचिंग हो जाती है, उस टाइम पे भी पनिशमेंट थी, डेथ पेनल्टी उस टाइम पे भी थी। अगर किसी कोई काउ को हर्ट कर रहा है या फिर किसी ने काउ मारी है तो उसे डेथ पेनल्टी होती थी। अल्कोहलिक ड्रिंक्स थी उस टाइम पे, जो 2 ड्रिंक्स थी वो थी सूरा और सोमा। ये भी क्वेश्चन आ चुका है प्रीलिम्स में कि क्या थी। और इवन मेंस में भी यही क्वेश्चन बनता है कि आप उस टाइम की लाइफ बताइए। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स में ये पूरा इसे आप एक्सप्लेन करेंगे, आपका पूरा 10 मार्क्स का आंसर बन जाएगा। आर्यंस जो थे वो किस पे डिपेंड थे, एग्रीकल्चर पेस्टोरल पीपल थे, मतलब वही एग्रीकल्चर ही जो अर्न करने का लाइवलीहुड का था, यही था। बाकी वहाँ पे अम्यूज़मेंट्स जो होते थे, मतलब जैसे अब हम इंजॉय करने के लिए अम्यूज़मेंट पार्क जाते हैं, तब भी यही था, म्यूज़िक, डांसिंग, ये घोड़ों की रेस, डाइसिंग, चैरियट रेसिंग, ये सब था। रिलीजन कैसा था, गॉड्स वर्शिप वर जनरली पर्सोनिफाइड पावर्स ऑफ नेचर, मतलब जो भगवान थे वो नेचर पे ज़्यादा डिपेंड थे। जैसे फायर जो थी वो सेक्रेड मानी जाती थी भगवान, और मतलब फायर को वो जरिया माना जाता था कि नॉर्मल इंसान जब यज्ञ करते थे तो वो भगवान से डायरेक्ट कांटेक्ट में है। 33 गॉड थे जो 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड थे। टेरेस्ट्रियल मतलब पृथ्वी स्थानीय, जो पृथ्वी स्थानीय थे जिसमें अग्नि आती थी, रिवर्स आती थी। एरियल जो अंतरिक्ष में थे, मतलब जैसे सूर्य देव हो गए आपके, इंद्रदेव, ठीक है, वायुदेव, ये सब इसमें आते थे। सेलेस्टियल जो धायु स्थानीय, मतलब वही सेलेस्टियल में आपका सूरज आता है, उसमें आपके इंद्र, रुद्र और ये सब आते हैं। ठीक है। 5 फॉर्म्स ऑफ सूर्य, सावित्री, मित्रा। सावित्री इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो हमारा वो है गायत्री मंत्र, वो हम सावित्री को ही करते हैं, मतलब डेडिकेट। इंद्रा, अग्नि एंड वरुणा वर मोस्ट पॉपुलर डीटी। सबसे इंपॉर्टेंट थे इंद्रा, अग्नि और वरुणा। इंद्रा और पुरंदर डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट, क्योंकि आपको पता है, आपने कृष्ण जी की मूवी में देखा होगा कि उनकी पूजा अच्छे से होती थी ताकि बारिश अच्छे से, वो वरना डिस्ट्रॉय कर देंगे। 250 हाइम्स उसी को डेडिकेटेड थी सारी। अग्नि सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट गॉड थी जिसको 200 हाइम्स थी। वरुणा पर्सोनिफाइड वाटर। सावित्री मैंने आपको बताई दिया, गॉड ऑफ लाइट। तो क्या कहते हैं, हम जो अपना डेडिकेट करते हैं वो उनको ही करते हैं। रुद्र गॉड ऑफ एनिमल्स। दायूज फादर ऑफ वर्ल्ड। यमा द गॉड ऑफ डेथ। सिंधु रिवर गॉडेस। अश्विन या फिर नस्त्य गॉड ऑफ हेल्थ। अदिति द ग्रेट मदर ऑफ गॉड्स। ठीक है। यज्ञ मीन सेक्रीफाइस, जो हम करते हैं, वर्शिप ऑफ गॉड्स विद सिंपल, जो हमारी सेरेमनीज होती है, जैसे हम मिल्क डालते हैं, घी डालते हैं, वो सब क्या होता है, अग्नि को देनी हर चीज़ें। इकनॉमी कैसी थी इस टाइम पे, एनिमल्स डोमेस्टिकेटेड, इकनॉमी में वही जानवरों को रखना, क्या कहते हैं, और एग्रीकल्चर करना, थोड़ा थोड़ा ट्रेड भी था, लेकिन कॉइन्स इस टाइम पे नहीं थे, कॉइन्स वर नॉट नोन। जो था बाटर एक्सचेंज था हमारा, मैंने गेहूँ उगाए हैं, दूसरे आदमी के पास काऊ है, मुझे काऊ की ज़रूरत है तो मैं गेहूँ दे दूँ। गोल्ड जो था वो मीडियम गोल्ड था हमारे पास, गोल्ड मीडियम ऑफ एक्सचेंज था। स्मिथ्स थे उस टाइम पे। हीलिंग वुंड्स एंड क्योरिंग डिजीज़ वाज इन एग्जिस्टेंट, मतलब चोट लगती थी, चोटों के लिए आपको पता है देसी दवाइयाँ उस टाइम पे अच्छी चलती थी। इस टाइम पे एक्सपर्ट्स ऑफ सर्जरी, अभी जैसे हम सोचते हैं बड़ा हॉस्पिटल है, अच्छी सर्जरी, उस टाइम पे भी सर्जरी, ओपन हार्ट सर्जरी वगैरह ये सब होती थी। अलॉन्ग विद हर्ब्स एंड ड्रग्स, चार्म्स, मतलब सारी दवाइयों के साथ हर चीज़ होती थी। तो ये था हमारा अर्ली वैदिक फेज। ये मैंने आपको सारा समझा दिया है। इवन मैंने वो पॉइंट्स भी बता दिए जो आपके स्टैटिक पार्ट से बनते हैं, जो क्वेश्चंस आपके बनते हैं। प्री और मेंस दोनों में एनसीईआरटीज़ के जैसे भी क्वेश्चन बनेंगे इससे ही आएंगे। 6th मैंने आपको बता दिया, 6th से भी मैंने नोट्स लिए हैं, 12th से भी लिए हैं। और क्या कहते हैं, ये मैं फ़ोटोज़ अपलोड कर दूँगी इंस्टाग्राम पे अभी नोट्स के, तो प्लीज़ आप ये नोट डाउन कर लेना अगर आपको अटैम्प्ट देना है और आपको हेल्पफुल लगे तो आप अपने नोट्स वहाँ से नोट डाउन कर सकते हो। PDF चाहिए तो आप
आप PDF के लिए मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। बाकी आप प्लीज़ इंस्टाग्राम को फॉलो करें, यूट्यूब को सब्सक्राइब करें, जो भी लेक्चर्स आएंगे। लेकिन ये लेक्चर्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, होपफुली आपको समझ में आए। कोशिश तो पूरी है। अगर आपको कोई चेंज चाहिए हो तो आप मुझे वो DM करके इंस्टाग्राम पे बता सकते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे हमें समझ आएगा, क्योंकि मुझे तो PPT से बेटर यही लगता है। बाकी अगर आपको PPT के साथ भी चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द वे।